अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवालनामा के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, इमरान खान की अस्पताल मुंतकली का मामला एक बार फिर हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान सियासी और कानूनी कशमकश का नया महाज बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त को इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दिया, लेकिन हुकूमत ने इस फैसले को कानूनी इख्तियार से तजावुज़ करार देते हुए नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर दी। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि अदालती हुक्म पर मुकम्मल अमल नहीं हुआ और इसी बुनियाद पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल मुंतकिल करने के बाद चंद घंटों में वापस अडयाला जेल मुंतकिल किया गया, जबकि हुकूमत का कहना है कि पिम्स में माहिर डॉक्टरों ने उनका तफसीली तिब्बी मुआयना किया और उन्हें तिब्बी तौर पर फिट करार दिया गया। अब सवाल सिर्फ इमरान खान के इलाज या अस्पताल मुंतकिली का नहीं, सवाल यह है कि क्या ये मामला हुकूमत और PTI के दरमियान किसी नए सियासी राब्ते का दरवाज़ा खोल सकता है। इस्लामाबाद में सियासी राब्तों में हालिया तेज़ी ने मुज़ाकरात की बहस को दोबारा जिंदा किया है, मगर दूसरी जानिब अदालतों में एक दूसरे के खिलाफ कानूनी महाज भी जारी है। तो क्या हुकूमत और तहरीक इंसाफ किसी सियासी हल की तरफ बढ़ सकते हैं? क्या इमरान खान की सेहत और मुलाकातों का मामला मुज़ाकरात के लिए नुक्ता आगाज़ बन सकता है, या फिर हुकूमत और PTI की ये कानूनी और सियासी महाजराई इसी तरह जारी रहेगी? आज के प्रोग्राम में इन्हीं मामलात पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन कर ली रहनुमा तहरीक इंसाफ नईम हैदर पंजोता साहब ने। नईम हैदर पंजोता साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नईम हैदर पंजोता साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त आप लोगों ने दायर की, इसमें एक दिन का डिले क्यों किया गया? बहुत से लोगों का ख्याल है अगर ये जुमे के रोज़ ही दायर कर दी जाती तो शायद उस पर कार्रवाई हो सकती थी और वही बेंच जो कि अवेलेबल था वो इस केस को सुन सकता था। अब पूरा हफ्ता वो जजेस जो हैं अवेलेबल नहीं हैं, तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा नहीं माना गया, ना शिफा में शिफ्ट किया गया ना बोर्ड बना। और हम ज़ाहिरी बात है जो रात को हुआ इमरान खान साहब के साथ, डॉक्टर फैसल के साथ, डॉक्टर उज़मा के साथ, इमरान खान साहब की जो बहन है, तो ज़ाहिरी बात है वो तमाम तरह हक़ाइक़ पिटीशन के अंदर डालने थे। तो जो लीडिंग लॉयर हैं उन्होंने ये मुनासिब समझा कि सबसे पहले वो एक वीडियो बयान के जरिए या मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तमाम हक़ाइक़ बताएं, क्योंकि ट्रीटमेंट होता, मेडिकल बोर्ड बनता, उसकी रिपोर्ट्स आती हैं, तो उन पे गुफ्तगू ममानियत थी कि उस पे गुफ्तगू नहीं करनी। तो जो रात को फ्रॉड हुआ है उस पे तो हमने सुप्रीम कोर्ट जाना है, वो इस्तदा रखनी है उसके अंदर कि रात को हमारे साथ क्या क्या किया गया। तो इसलिए पहले जो है मीडिया से गुफ्तगू की, जिसपे एतराज़ भी उठाया गया, और वो तमाम हक़ाइक़ जो उन्होंने बयान किए वो हमने पटिशन का हिस्सा बनाने थे और आपने देखा कि वो बनाए। तो उस पर ज़ाहिरी बात एक वक्त दरकार था। जुमे का दिन जो है वो वैसे ही 10-11 बजे तक दायरी उसके बाद नहीं होती। उन्होंने जब गुफ्तगू की उसके बाद जो मुख्तलिफ रहनुमाओं के उनके बयानात थे, अली उज़मा आपा की स्टेटमेंट, डॉक्टर फैसल साहब की स्टेटमेंट, रात को जो सारी सूरत हाल का सामना हुआ, मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने जो चीज़ें रिपोर्ट की, वो तमाम एविडेंस हिस्सा बनाया गया और 100 से ज़्यादा सफ़ात के ऊपर ये पटिशन जो है वो है। और इस पे ज़ाहिरी बात है 5-6 घंटे लगे तैयार। नहीं मैदर पंजोता साहब, आप बता रहे हैं कि 100 से ज़ायद पेजेस पर मुश्तमिल ये पटिशन थी, तो आप तो माशाल्लाह खुद वकील हैं, कानून आइन को समझते हैं। इतनी देर आपने कर दी कि वो टाइम निकल गया। वो जो जजेस ने अवेलेबल होना था वो अगले पूरे हफ्ते के लिए अवेलेबल नहीं है। तब आपके पास अब क्या कानूनी हिकमत अमली क्या है? ऐसा नहीं हो सकता था, चूंकि आपको तो पता था कि इन्होंने नहीं लेके जाना शिफा, तो आप कोई 2-3 पेजेस की इनिशियली कोई जो है वो पटिशन दायर कर देते, उसके बाद पेपर वर्क चलता रहता आपका। नहीं, देखें, उसके बाद पेपर वर्क करते और उसके ऊपर एतराज़ात लग जाते तो वो ज्यादा मामला डिले हो जाता। ठीक है। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट का आपको आइडिया है ही कि कैसे वहां पर दायरी होती है। एक दिन मुकदमा दायर होता है तो फौरन जो है उसका ना नंबर लगता है, ना ही उसी दिन समाअत होती है। अभी भी देखें ना, कल हमने पटिशन दायर कर दी थी, अभी तक उसको कॉल लिस्ट के अंदर शामिल नहीं किया गया। तो आपको पता ही पाकिस्तान में अदलिया गई, तो ये कहमें हमारे ऊपर डाला जा रहा है कि शायद इनकी तरफ से डिले था। वो हकायक लाना, मुफस्सल तफसील के साथ पटिशन दायर करना एक टाइम के ऊपर, बेशक वो वक्त लग जाए, वो ज्यादा जरूरी था, ना कि हम ऐसी पटिशन आदि डालते जिसमें 10 दिन और लगा देते एतराजात को दूर करते करते और दोबारा लगाते। अब हमने कल दायर कर दी, सुबह हम इस्तदा कर रहे हैं, पार्लियामेंटेरियंस वकला हम सारे जाएंगे और वहां हम इस्तदा करेंगे कि वीडियो लिंक के जरिए जो है वो बेंच मुयस्सर किया जाए, क्योंकि इससे पहले चीफ जस्टिस साहब ये कार्रवाई कर चुके हैं जब ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात थे, रेड सील था।
तो उस वक्त ये आपकी बात दुरुस्त है कि इससे पहले ये प्रैक्टिस हो चुकी हुई है, वीडियो लिंक के जरिए जो है वो उन जजेस का जो है वो बेंच बन सकता है। बिल्कुल और के अंदर है, बाकी दोनों जजेस जहां पर ठीक है, जिससे शायद वीडियो लिंक के जरिए शामिल करके तो यही बेंच होने, और दूसरा बेंच होने नहीं सकता, क्योंकि जो ऑर्डर था लास्ट उसके अंदर ये लिखा हुआ है वाज़ेह तौर पर कि दिस शैल बी ट्रीटेड एज ए पार्ट हर्ड, यानी इसकी समाअत पेंडिंग है, ये केस है वो खत्म नहीं हुआ, ये केस डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ, तो यही बेंच सुनेगा। ठीक है, तो आपके ख्याल में यही बेंच सुनेगा और यही बेंच सुन भी सकता है। अच्छा, बाबर नवाज खान साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है। बाबर नवाज खान का बहुत बहुत शुक्रिया। बाबर नवाज खान साहब, तौहीन अदालत की दरखास्त नामजद किया गया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को, वज़ीर कानून को, वज़ीर इत्तलात को, दीगर लोगों को, और हवाला दिया गया इस दरखास्त में यूसुफ रज़ा गिलानी वाले केस का, जिसमें वज़ीर आज़म को की छुट्टी हो गई थी। तो आपकी हुकूमत के लिए तो आने वाले दिन बड़े मुश्किल है कानूनी तौर पर। नहीं भाई, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक उनको बाकायदा लेके आया गया, लेकिन जो आगे हालात थे वो भी सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था कि उनकी सिक्योरिटी का बड़ा ख्याल रखा जाए। इनके यूट्यूबर्स और ये लोग रोडों पे निकल आए, कभी काफिलों की वीडियोस बना के नेट पे चढ़ाई जा रही हैं, कभी उनके जितने भी लोग हैं वो उस तरफ आ गए थे। तो मेरा ख्याल है कि उस शख्स की सिक्योरिटी पहले मैटर करती है। बाकी एग्जाइटी इतना बड़ा मर्ज नहीं है, अल्लाह माफ करे, खुदा न खास्ता वो वेंटिलेटर पे नहीं है कि उसके लिए इतना हो सके। वहां के डॉक्टर्स मौजूद थे, एक बड़े पैनल ने उनको चेकअप किया, और उनकी बहनों ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कल परसों खैबर पख्तूनख्वा हाउस में हुई, उसमें बाकायदा अगर आप देखें तो उन्होंने तसल्ली का और इत्मीनान का इजहार किया कि वो जो आंख का मसला था वो भी सही तरीके से एड्रेस हुआ है और वो अब बिल्कुल ठीक हो गए हैं। इसी तरीके से उनके जो और भी इश्यूज थे वो सारा चेकअप हुआ, ऐसा सच कुछ भी नहीं हुआ। अगर पंजोता साहब को और पीटीआई की गवर्नमेंट को ज्यादा एहसास है तो उनको एहसास करना चाहिए अपने सूबे का। आज मैं जिस जगह से आपसे मुखातिब हूँ, यहाँ पे सदीक अकबर चौक हरीपुर का ये मेन मरकजी चौक है। यहाँ पे 4.5 साला छोटी सी मासूम सी बच्ची के साथ बिल्कुल जैनब जैसा काम हुआ है जैसा पंजाब में हुआ था। उस वक्त के पूरा ईवान हल चुके थे, वहां के सीएम, वहां के वजीर उनके पास पहुंच चुके थे, और ये वो सूबा है जहां के सूबे में लोग रोडों पे तड़प रहे हैं। बाहर आप अगर कहें तो मैं आपको बाहर दिखा सकता हूं, इस वक्त हजारों लोग रोडों पे खड़े हैं, उनको कोई सरोकार नहीं है कि वो शख्स जेल में है, वो कैसा है, क्यों है, किस लिए है। ये लोग अपना हक मांग रहे हैं, ये उनको हक देने के लिए भी तैयार नहीं। बाबर नवाज साहब, आप तो कह रहे हैं कि लोगों को इससे कोई सरोकार नहीं है। आपको पता है कि वज़ीर आला केपी ने अंगू में कल बात की है, उन्होंने कहा है कि 20 लाख नहीं 40 लाख लोग लेके वो इस्लामाबाद आएंगे। तो जब वो 40 लाख लेकर आएंगे फिर आपकी हुकूमत कहाँ टिक पाएगी? ये 4 लाख बंदा लेके आ जाए बड़ी बात है, आप 40 लाख की बात करें। मैं आपको कह रहा हूँ, अभी आपको मैं अभी एहतजाज के दौरान आपके साथ मुखातिब हूँ, मैं स्टेज से उतर के आपके पास आया हूँ। यहाँ पे इस वक्त हरीपुर में एक जमे गफीर इकट्ठा हुआ है, बिल्कुल जैनब वाला केस जैसा कसूर में हुआ था वो हरीपुर में हुआ है। अभी तक सूबाई गवर्नमेंट टस से मस नहीं हुई, अभी तक पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। यहाँ के लोग कह रहे हैं कि कोई ऐसा तरीका करें, कल असेंबली में बात करके ये वाला केस भी उठा के पंजाब पुलिस के हवाले कर दें ताकि हमें इंसाफ मिल सके। और ये लोग बैठे हुए हैं, उसको कहाँ लेके गए, क्यों लेके गए? भाई लेके गए, उसका पूरा चेकअप करवाया, उसको, उसकी बहनें मुतमईन है, उसके घर वाले मुतमईन है। आप लोग तीसरी जगह पे हम जी अदालत जा रहे हैं। तो बाबर नवाज साहब, आप कह रहे हैं कि बहनें मुतमईन है, सारे मुतमईन है, अदालत का जो फैसला था उस पर तो अमल दरामद नहीं हुआ ना। अदालत ने तो एक लाइन में कह दिया था कि शिफा मुंतकिल करें, आप शिफा नहीं लेके गए। अदालत का जो फैसला था वो मुतसादम है जो जेल एक्ट है उसके साथ। उसके लिए गवर्नमेंट उनके पास गई थी कि हमें इसको जरा क्लेरिफाई करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का काम है कि जो कानून बनता है उसकी तशरीह करना। आप हमें तशरीह कर दें कि ये आप वन टाइम सिर्फ इस शख्स को आप दे रहे हैं, या वो लोग जो जेलों में बैठे हैं जिनके पास पैसे हैं और वो इससे अच्छी अस्पतालों में जा सकते हैं, हम ताकि उनको भी वो वाला अकोमोडेट करना है या कैसे करना है। जेल मैनुअल के तहत उनको वहां पे सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, वहां पे शिफा इंटरनेशनल के डॉक्टर्स जिसका हुक्म दिया गया था अदालत की तरफ से, उनको बुलाया गया, उनकी मौजूदगी में उनका चेकअप किया गया और मुकायदा मुतमईन होने के बाद उनको वापस अडयाला भेज दिया गया, क्योंकि डॉक्टर ने कहा इनको कोई इशू भी नहीं है, ये परफेक्टली ऑलराइट और देयर इज नथिंग रॉन्ग। नहीं महदर पंजोता साहब, आप जवाब से मुतमईन हुए हैं?
देखिए जी, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा था कि खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट किया जाए, उनके ऊपर मेडिकल बोर्ड बने, उस मेडिकल बोर्ड के अंदर जो स्पेशलिस्ट हैं वो हों, डॉक्टर उज़मा हों और उनके ज़ाती मौलिक डॉक्टर फैसल हों। तो ना तो शिफ्ट किया गया शिफा के अंदर, ना ही बोर्ड बना, ना ही डॉक्टर फैसल वहां मुयसर हुए। जब पिम्स भी ले गया तो डॉक्टर फैसल को वहीं बिठाया रखा। तो वो अमल जो सुप्रीम कोर्ट ने एक हुक्म दिया था उसको तो तकमील नहीं किया गया। और जहां इन्होंने एक जवाब बनाया कि वहां रश बन गया था, तो इख्तियार वली साहब इनके अपने कोऑर्डिनेटर हैं, वो वाज़ेह कह रहे हैं जी कि देखें वहां पर कोई पीटीआई के लोग नहीं थे, यहाँ पब्लिक रूटीन के मुताबिक होती और खाटदार तारे लगी थी, मीडिया वाले कुछ लोग थे, यूट्यूबर्स थे। फैसल को ले जाते हुए जब डॉक्टर जो हम समझते कहीं पर हर्डल्स नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जब सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म किया कि आपने ये करना है तो आपने क्यों नहीं किया। नंबर 3, आपने बोर्ड बनाना था, कहीं बोर्ड बना नहीं बना। नंबर 4 ये है कि जो डॉन न्यूज के रिपोर्टर हैं उन्होंने खबर दी, उन्होंने कहा जी कि वहां जो रिकमेंडेशन थी ये कि इमरान खान साहब का जो है सीटीए जो है वो हार्ट का कराया जाए, लेकिन पता चला है कि वहां पर ये फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं थी। अब जिससे सुना है कि वजीर आजम साहब ने जो है वो इंक्वायरी खोल दी है, तो वहां ना आपके डॉक्टर्स थे, ना वो बोर्ड बना, ना आपके पास कोई मशीनरी है। ये पहले फिल्म में ड्रामा तो आप 1 साल से लगाए हुए आपने टीका लगाया, लेकर वापस चले गए। प्रॉपर एक्जिमा होना, प्रॉपर ट्रीटमेंट होना था, उस पर रिपोर्ट्स बननी थी, बोर्ड बैठना था, कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई। तो जिसके लिए हम पागल तो नहीं, हम लेकर चले गए। आप कहें जी एक बीपी वाली मशीन लगा दी, अब नॉर्मल है, ब्लड सैंपल्स लिए आपने हार्ट का वो टेस्ट किया जो डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया था, कुछ भी नहीं हुआ ना। तो ऐसा नहीं हुआ, तो लिहाजा ये तौहीन अदालत के मुर्तकिब हैं, इनके खिलाफ नाइली की जो है कार्रवाई करनी चाहिए, इनको सजा देनी चाहिए शहबाज शरीफ समेत, और इमरान खान साहब को शिफ्ट करके उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये जो बेंच है, ये बेंच इसके पास समाअत होगी, क्योंकि ऑलरेडी इसके पास केस चल रहा है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस है, और चीफ जस्टिस के पास इख्तियार है कि फौरी तौर पर जो है उसके ऊपर वीडियो लिंक जनरेट करके खान साहब के हेल्थ के हवाले से। और अगली बात ये कहते हैं जी कि प्राइवेट में नहीं हो सकता, जो इनका नुक्ता है। तो शरीफ जो मेडिकल सिटी की टीम थी जिन्होंने रिकमेंड किया था कि जाती उम्रा के अंदर इलाज हो, तो वहां हो गया था ना जाती उम्रा, लंदन भी हो गया था ना। तो इमरान खान के टाइम पे जो है वो आइन इजाजत नहीं देता, मैं यही कह रहा हूँ, उसका एक कानूनी प्रोसीजर है, उसका एक कानूनी प्रोसीजर है। मेरे भाई शायद आप उस वक्त स्कूल में पढ़ रहे थे, आपको याद नहीं होगा, आज से 10 साल पुरानी बात है। ये एक कानूनी प्रोसीजर है, एक बोर्ड बैठता है, बोर्ड फैसला करता है, जो फैसिलिटी सरकारी अस्पतालों में नहीं होती वो वहां पे दी जाती है। आपकी वजीर सेहत पंजाब ने लिख के दिया था कि ये इसकी सहूलियात हमारे पास नहीं है, इसको शरीफ मेडिकल सिटी जो रायगढ़ है वहां ट्रांसफर किया जाए। मेरे भाई थोड़ा सा कानून लोगों को अंधेरे में ना रखें ना, लोगों को हकायक बताएं, जो कानून है वो भी बताएं। जी पंजोता साहब, देखिए जेल मैनुअल ये कहता है, आप सुन लीजिए और आप जाके पढ़ भी लीजिएगा। जेल मैनुअल ये कहता है, जो रूल 197 है उसके अंदर कहीं पर बार नहीं है कि आप बाहर से इलाज नहीं करा सकते। जो हमने वोट दिया था जब नेल्सन मंडेला रूल्स बन रहे थे यूनाइटेड नेशन के अंदर, उसमें ये मेंशन है कि एक शख्स कैद होता है कि उसके हकूक खत्म हो जाएं इलाज के हवाले से। जो आम आजाद शहरी को हासिल है वही उसको हासिल है और वो कहीं पे भी इलाज करा सकते हैं। अगर मैं गलत हूं तो मैं इधर माफी मांगूंगा। नंबर 3, आपने खुद ये फैसिलिटी ली हुई है और आपके जाती जो मुआलिज थे शरीफ सिटी के, उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि जाती उम्रा जो है शिफ्ट किया जाए। जाती उम्रा में सिटी स्कैन वो आईसीयू कायम हुआ था, वहां नर्सें होती थी, डॉक्टर होते थे, मर्जी के मुआलिज, मर्जी के लोग, मुलाकातें, सारा कुछ। और एक सबको बाद में पता चल गया कि ये जेली प्लेटलेट्स गिराए गए थे, ड्रामा किया गया था। 4 हफ्तों का कह के ये वापस मुड़ के नहीं आए, 2023 में आए। आज तक किसी ने इनसे सवाल पूछा है मुझे कानून तो नहीं मैदर पंजोता साहब, हुकूमत तो आप ही की थी ना, हुकूमत तो आप ही की थी, वजीर सेहत आपकी थी, वजीर आला आपके थे, से गए थे। आपने कैसे फिर ये जाली बनने दी? अप्रूवल से गए थे, वो मियां शरीफ ने उनको नहीं भेजा था, उसको इमरान खान ने भेजा था और आप लोगों की इजाजत से गए थे। आपकी गवर्नमेंट थी, रिपोर्टें आपकी गवर्नमेंट में बनी थी, वो कोई रायगढ़ में उनके घर पे नहीं बनी थी। आपकी वजीर सेहत पंजाब ने उसके लिए रो के अपनी कैबिनेट में कहा था कि इसके बचने का चांस नहीं। अगर वो गलत था तो आप अपने लोगों को पकड़ें, आप अपने आप को पकड़वाएं, और ये आप लोगों का कसूर। बाबर साहब मौका दीजिएगा। का कसूर नहीं है। जी नहीं भाई, नवाज शरीफ थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर गए थे। ठीक है, नहीं मैदर पंजोता साहब, नवाज शरीफ क्यों गए?
सुन लेना, नवाज क्यों कहते जी हमने नहीं पिटीशन करनी, 6 हफ्तों की जमानत हम मुस्तरद करते हैं, नहीं लेकर जाएंगे। वो हाई कोर्ट में भी 4 हफ्तों के लिए ना जाते, वो कहते जी कि हम इनकार करते हैं, काबीना ने जो फैसला किया हमें मुस्तरद करते हैं, आईन हमें इजाजत नहीं देता, हम जो सरकारी हॉस्पिटल है वहीं इलाज कराएंगे, हम आईसीयू नहीं कायम करेंगे जाती उम्र के अंदर, हम इखलाकी तौर पर अपना फैसला जो है वो अवाम की अदालत में रखते हैं और जहां आम आदमी इलाज कराता है वहीं हम इलाज करा दें। आपने कोई अस्पताल बनाया ही नहीं है ढंग का जहां आम आदमी इलाज करा सके और वो बच जाए। नहीं महदर पंजोता साहब, आपने आज पेशावर के डॉक्टरों की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी, मेरा ख्याल है, जरा सुन लीजिएगा। आपके पेशावर में इस वक्त स्टंट्स अवेलेबल नहीं है पिछले 3 महीने से। आपका वजीर आपका सेक्रेटरी सेहत जाता है, उसको वहां के डॉक्टर्स ने कहा अभी आपको हार्ट का मसला हो जाए हम आपका इलाज यहाँ पे नहीं कर सकते, आपको पंजाब भेजना पड़ेगा। आप बात कर रहे हो 13 साल से आपकी गवर्नमेंट है, इस वक्त बाहर एहतजाज लगा हुआ है, कहाँ पे आपके एमपीएस, कहाँ पे आपकी गवर्नमेंट? आपकी तो गवर्नमेंट ही नहीं है कहीं पे। आप लोग तो बस सुबह उठते हैं एक राग लापते हैं और रात तक आप वही राग लापते रहते हैं। यार निकलो इस इमरान से बाहर, आगे और भी दुनिया बहुत बड़ी पड़ी है। देखिए आपने हेल्थ की बात की है, इमरान खान साहब ने हेल्थ कार्ड दिया, आपने आती बंद कर दिया। वो हेल्थ कार्ड को इस्तेमाल किधर करेंगे? आपके पास इधर कोई ऐसा इदारा है जिसमें और ले आओ इमरान को इधर हरीपुर के अस्पताल में, मैं जाके वज़ीर-ए-आज़म उनकी मिन्नत करता हूं उसको हरीपुर में इलाज कराओ, यहाँ से वो मर के निकलेगा। कैसी बातें कर रहे हो यार? 13 साल हो गए, हेल्थ कार्ड फैसिलिटी कोई भी नहीं आपके पास। इस वक्त 17 इंडस्ट्री स्टेट पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेट है, उसके अंदर आपके पास कोई 1 यूनिट तक नहीं है। पंजोता साहब, बाबर नवाज साहब कह रहे हैं आपकी सारी तवज्जो इमरान खान पर है, आप अपने सूबे पर क्यों नहीं तवज्जो देते? बाबर नवाज साहब खान इस वक्त इस्लामाबाद में बैठा हुआ है, इस्लामाबाद में बैठा है। इधर जैनब का वाकया हुआ था, पूरा पंजाब जाग गया था। आपके वज़ीर-ए-आला में इतनी गैरत नहीं है, आप लोगों में इतनी गैरत नहीं है कि इधर आके उस बच्ची के वालिदैन को गले लगा सको। आप लोगों में इतनी गैरत नहीं है, आप आके किसी से पूछो तो सही कि इस वक्त यहाँ के लोगों पे क्या गुजर रही है। यहाँ के लोग तो अपना सूबा ही इसलिए मांग रहे हैं कि आप लोगों से जान छूटे, इस गंद से जान छूटे जिसमें 13 साल से हम तड़प रहे हैं। प्यारे भाई, अगर हम गंद होते तो लोग 8 फरवरी को हमें एक्सेप्ट ना करते, वोट ना देते। 8 फरवरी को आप फैज़याब होके आए हैं, खोले हल्के, आप फैज़याब होके आए हैं। 25 जनवरी को मुझे पता था कि आपसे हरीपुर से क्या रिजल्ट आने वाला है। 2 दिन पहले आपके आपके अच्छा पंजोता साहब, एएनपी वाले उनको पता था कि आप बाबर साहब मौका दीजिएगा। आप तो फैज़याब में लोग हैं। अच्छा नहीं मैदर पंजोता साहब, ऐसे तो देखें बाबर साहब और नहीं मैदर पंजोता साहब, आप दोनों से दरखास्त है, बात सुनिएगा। देखिए ब्लेम गेम तो चलती रहेगी, अगर नहीं मैदर पंजोता साहब बात सुनिएगा। मैं अभी आप कहें तो मैं अभी आपको बाहर अभी आपको दिखा सकता हूं जो इस वक्त एहतजाज लगा हुआ है। मैं एहतजाज से सिर्फ 15 फुट के फासले पे बैठ के कमरे में आपसे बात कर रहा हूं। इस वक्त जिस तरह पंजाब में कसूर में जैनब बच्ची का जो वाकया हुआ था वो हरीपुर में हुआ है। 16 दिन गुजर गए हैं। ठीक है बाबर साहब 1 मिनट, बाबर साहब मौका दीजिएगा ना, इनका कोई बाबर साहब आपका पॉइंट आ गया और उधर एक नशे के पीछे के भाग रहे हैं। बाबर साहब आपका पॉइंट आ गया। नहीं मैदर पंजोता साहब जी बताइए। तब आपका ठीक हो पाएगा, अदरवाइज इंटरप्शन रहेगी तो फिर मजा नहीं आता ना जी। नईम साहब मौकफ आ जाएगा। बात सिंपल है, जिन्होंने टीटी स्कैंडल किए, रमजान शुगर मिल से चपरासियों के अकाउंट के अंदर पैसे आए, जिन्होंने वहां पर जायदादें बनाई, फैक्ट्रियां बनाई, जिनकी बेटी ने आज तक जायदादों का हिसाब नहीं दी, जो कहते थे लंदन क्या हमारी पाकिस्तान के अंदर भी प्रॉपर्टी नहीं है, जिन्होंने मुल्क लूटा, आज उनको मुसल्लत कर दिया गया क्योंकि इमरान खान आपको सूट नहीं करता था। उन्होंने पाकिस्तान को क्या डिलीवर किया? आज महंगाई आप देख लें, बेरोजगारी देख लें, आज गुर्बत देख लें, आज लोग बिजली के बिल नहीं दे पा रहे, लोग सेहत से महरूम है, सेहत कार्ड तक तो उन्होंने छीन लिया, लोग मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, और ये यहाँ आकर लेक्चर दे रहे हैं जी कि हम पाकिस्तान को हम पाकिस्तान के खैर खाएं। भाई लोगों ने आपको मुस्तरद किया, लोग नहीं आपका ये चूरन सुनने वाले। आपने जितना चूरन बेचना था वो आपने बेच लिया। आज लोग इमरान खान के साथ खड़े, उन्हें पता है कि हमारा लीडर जो है वो गैरतमंद है, वो कभी झुकेगा नहीं, वो कभी बिकेगा नहीं, और हमारी रहबरी वही करता है, वही हमारा रहबर है, वही हमारे बारे में मुखलिस है, और वो उसने करके दिखाया। आपने क्या किया 2-2.5 सालों के अंदर? आप अवाम को दिखाएं कि अवाम के लिए ये फलाना हमने रिलीफ किया। गुर्बत में इजाफे से इजाफा होता जा रहा है। आपने आम आदमी के लिए, गरीब लोगों के लिए क्या किया?
कोई एक प्रोजेक्ट मुझे दिखा दें आप गरीब लोगों के लिए किया। सेहत का मामला और लोग इलाज से महरूम है। तालीम का मामला आपने तमाम इदारे बेच दिए। पीआईए का मामला उसको आपने पौने दाम में बेच दिया। खुद आप भाईजान मोटरवे किसने बेचा है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान किसने बेचा है? शुक्र करो नशेई से जान छूट गई थी कि ये मुल्क बच गया, वरना वो इस मुल्क को भी बेच आ जाता। कैसी बात कर रहे हो आप? यही मसला है ना, आप दरमियान में आपको बाबर साहब आपको मौका मिलेगा। बाबर नवाज खान साहब आपको पूरा मौका मिलेगा, उनकी बात मुकम्मल होने दें। जी किसने बेचे? बाबर साहब आपकी जाने बातें हैं जी। नहीं पंजोता साहब, मैंने यार क्या बोलना है, दरमियान में फिर बोल देते हैं। नहीं आप बात मुकम्मल करें। बोल देते हैं, समझाएं, कोई दूसरा बात कर रहा हो दरमियान में ना बोले। बाबर साहब को पूरा मौका मिलेगा। जी पंजोता साहब बात मुकम्मल करें आप। मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि देखिए आज लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल आप पाकिस्तान के अंदर देखें। दहशतगर्दी बढ़ गई है। इमरान खान के दौर के अंदर ड्रोन भी रुक गए थे, दहशतगर्दी भी कंट्रोल हो गई थी, लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। 1 रुपए की सरमायाकारी अगर पाकिस्तान के अंदर आई हो तो मुझे बताएं, मैं माफी मांगूंगा। 1 रुपए की सरमायाकारी, क्योंकि सरमायाकार जब बाहर बैठ के ये सोचेगा या पाकिस्तान के अंदर लुटेरे डाकू की हुकूमत है, उन्होंने जो वहां पर लोग बैठे वो फैक्ट्रियां छोड़ रहे हैं, तो हम जाकर क्यों सरमायाकारी करेंगे? पाकिस्तान तब आगे बढ़ सकता है जब मुल्क में रूल ऑफ लॉ होगा, इंसाफ होगा, जमहूरियत होगी। और ये जमहूरियत पे शबे खून मारने वाले कह रहे हैं जी कि ये जो है इनके अंदर घर, यानी अपने वार्ड से हार के बंदा कह दे कि मैं जनाब अल्हम्दुलिल्लाह ताला के फजल करम से अल्लाह ताला ने मुझे वजीर आजम बनाया है या वजीर आला बनाया है, तो यार शर्म से डूब बनने का मकाम है। कब आपको अल्लाह ताला ने इमरान शर्म से डूब के मरा था 2018 में? 2018 में डूब के मरा है? 2015 में जब रोड पे खड़ा होकर पैर की उंगली की बात कर रहा था उस वक्त मरा है? बात करते हो क्या? औलाद की गोद में आपके साथ आर्मी चीफ अगर आपके हक में लोगों को उठा के लाए, आपको वोट दिलवाए, लोगों के गलों में आपके पट्टे दिलवाए, तो वो आपका बाप बन जाता है। अगर आप वोट की ताकत से आपको नीचे गिराया जाए, आप उसको रजीम चेंज कहते हो? अब भाईजान साइफर आया था, वो साइफर पे इमरान खान को 14 साल आपने सजा दी। सजा जो है वो फिर आम और मूलियां कट्टा नहीं देती थी, वो क्यों दी थी? कि आपने साइफर हटाया, आपने सीक्रेट की वायलेशन की। वो सीक्रेट क्या था कि इसकी हुकूमत को हटा दो, अगर नहीं हटाओगे तो गुस्सा है। उस लिफाफे में एरिया टाउन वाले से अरबों रुपए खाए उसने एक कीमती घड़ी, जो स्पेशल घड़ी बना के पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को तोहफा दी गई, बाहर जाके उन्हें बाबर साहब पर्चियों पे बेच के खाया पाकिस्तान। देखिए बाबर साहब ऐसे क्रॉस टॉक होगी ना फिर किसी की बात समझ नहीं आएगी। बाबर नवाज खान साहब दुनिया को अपने आके हमें बेइज्जत और बदरंग करके छोड़ दिया। बाबर साहब बात ये है, नहीं मैदर पंजोता साहब ही कह रहे हैं कि हुकूमत से जो है मुल्क नहीं चल रहा। वो ये कह रहे हैं कि सिस्टम आपका कोलैप्स हुआ है। कह चुका है कि मुल्क नहीं चल रहा। 13 साल से करप्ट हुकूमत की बात को ये नहीं ले रहे। इस बात को ये माने ना कि खैबर पख्तूनख्वा में जुल्म हो रहा है। उन्होंने कहा है कि ये पॉलिश वाले तरीके से मुल्क नहीं चलता, हकीकी मायनों में जो है जमहूरियत होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ होने चाहिए। अच्छा नहीं महेंद्र पंजोता साहब, देखें इस तरह की इल्ज़ाम तराशी तो चलती रहेगी। ज़रा मुझे ये बताइए, जो आपने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की है, आपने वज़ीर आज़म का नाम भी लिख दिया, आपने वज़ीर इत्तलात का भी लिख दिया, वज़ीर कानून का भी लिख दिया, वज़ीर दाखिला का नाम लिखना भूल गए या फिर ये दानिस्ता तौर पर आपने फैसला किया था कि वज़ीर दाखिला का नाम नहीं, सेक्रेटरी दाखिला का भी आपने लिख दिया, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद का भी लिख दिया, तो ये कोई हुस्ने इत्तफाक है या फिर आप नाम लिखना भूल गए थे मोहसिन नकवी साहब का? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो पिटीशन थी ये तहरीक इंसाफ की तरफ से दायर नहीं हुई थी कि तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर मुशावरत करके किस किस का नाम डालना है, ये निकालना है, ये फैसला करना था। ये सियासी फैसला बिल्कुल नहीं था। ये डॉक्टर उज़मा जो इमरान खान साहब की बहन है, उनकी तरफ से पिटीशन थी, जो उनके प्रोफेशनल वकील हैं, उन्होंने अपनी लीगल दानिस्ता जो उनकी दानिश के अंदर आता था कि जिस जिस बंदे ने बयान दिया हो या ऑन रिकॉर्ड, जैसे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने या वजीर कानून ने, उन्होंने उनको हिस्सा बनाया और वो अपनी स्टेटमेंट जारी कर चुके हैं कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये मुनासिब समझता, मैं डाला। वजीर आजम को मैंने एहतियातन इसलिए डाल दिया क्योंकि इससे पहले यूसुफ रजा गिलानी केस आया था। बाकी मोहसिन नकवी के हवाले से कोई भी चीज अदालत के अंदर आएगी तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, वो अदालत में बाद में मुद्दा उठाया जा सकता है।
तो लिहाजा ये सियासी फैसला नहीं था, ठीक ये है। प्रोफेशनल लीगल फैसला था जो कि उनके प्रोफेशनल प्राइवेट वकील उजैर भंडारी ने उस्मा खान की तरफ से जो पिटीशन दायर ठीक है, नहीं मैदर पंजोत्रा साहब, आपने ये जो आपकी लाइन थी ना, एक लाइन पर मुस्कुराए हैं बाबर नवाज खान साहब, जिसमें आपने कहा है कि वजीर आजम का नाम मैंने एहतियातन डाल दिया है, उस पर वो सिर्फ मुस्कुराए हैं, तो मुस्कुराहट को ही हम काफी समझ लेते हैं। फिलहाल के लिए नहीं मैदर पंजोत्रा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाबर नवाज खान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त अब सियासी है जो वो एक कानूनी जंग इख्तियार कर चुकी है। तौहीन अदालत का केस भी होगा, फिर नजरसानी की दरखास्त भी होगी। दोनों जानिब से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने तौहीन अदालत की या इन्होंने तौहीन अदालत की। बहरहाल ये फैसला अदालत ने करना है। फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक, आप लोग हमारे साथ। वेलकम बैक। इस्लामाबाद में गैर मुल्की शहरियों के एक बड़े नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई ने कई अहम सवालात खड़े कर दिए हैं। गुलबर्ग ग्रीन्स के स्पार्को प्लाजा से इब्तदा में 258 गैर मुल्की शहरियों को हिरासत में लिए जाने और उनके खिलाफ फॉरेन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए जाने की खबर सामने आई, जबकि बाद में गिरफ्तार अफराद की तादाद 284 तक जा पहुंची। इनमें बड़ी तादाद वियतनाम, इंडोनेशिया और चीन के शहरियों की बताई जा रही है, जिनमें से बेशतर पाकिस्तान में विजिट, टूरिस्ट या बिजनेस वीज़ों पर मौजूद थे। FIA के मुताबिक मुबैना तौर पर वीज़ा शराइत के बरक्स गैर कानूनी कारोबारी सरगर्मियों और कॉल सेंटर ऑपरेशंस किए जा रहे थे। लेकिन मामला यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। तहकीकात में मुबैना ऑनलाइन फ्रॉड, जाली शनाख्तों के जरिए पाकिस्तानी शहरियों से राबते, सरमायाकारी के नाम पर रकम बटोरने, ब्लैकमेलिंग, स्किमिंग और दीगर ऑनलाइन जराइम के साथ साथ फहश मवाद के आलमी नेटवर्क से मुबैना ताल्लुकात की भी तहकीकात की जा रही हैं। इस पूरे नेटवर्क के लिए मकामी सहूलतकारों और हैंडलर्स के किरदार का भी जायजा लिया जा रहा है। FIA ये पहलू भी देख रही है कि आया किसी सरकारी इदारे से वाबस्ता अफराद ने इस नेटवर्क को सहूलत या तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया या नहीं। अब ये कार्रवाई इस्लामाबाद से निकलकर पूरे मुल्क तक फैल चुकी है। इस्लामाबाद के I-10, G8 और दीगर सेक्टर्स में मुख्तलिफ औकात में छापे मारे गए, जबकि 19 अगस्त को I-10 से मजीद 275 गैर मुल्की शहरियों को हिरासत में ली जाने की खबर भी सामने आई। ज़रा के मुताबिक तफ्तीश के दौरान ऐसे गैर कानूनी नेटवर्क के पूरे मुल्क में फैले होने का इंकशाफ हुआ है, जबकि कराची समेत दीगर शहरों में कायम कॉल सेंटर्स की फहरिस्तें भी मुरतब की जा रही हैं। गुलबर्ग ग्रीन से गिरफ्तार गैर मुल्कियों को अडियाला जेल मुंतकिल करके डिपोर्ट करने का अमल जारी है और मुख्तलिफ ममालिक की एम्बेसीज से राब्ते करके उनकी वापसी की तैयारी भी की जा रही है। दूसरी जानिब इत्तलात के मुताबिक FIA और NCCIA के पास मजमूई तौर पर 700 से ज़ायद गैर मुल्की शहरी ज़ेरे हिरासत हैं। हुकूमत अब तक गैर कानूनी कॉल सेंटर्स के खिलाफ मुल्की क्रैकडाउन के लिए खुसूसी टास्क फोर्स भी तश्कील दे रही है, जिसमें हसास इदारों, इसके अलावा FIA, NCCIA, वफाकी पुलिस और ज़िले इंतज़ामिया को शामिल किया गया है। ये टास्क फोर्स FIA हेडक्वार्टर्स के मातहत काम करेगी और कार्रवाइयों की तफसीलात रोज़ाना की बुनियाद पर वजारत दाखिला को दी जाएंगी। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या सिर्फ गैर मुल्कियों को गिरफ्तार करके और फिर मुल्क बदर करके ये मसला हल हो जाएगा? वो लोग कौन हैं जिन्होंने इन गैर मुल्कियों को पाकिस्तान में जगह, कारोबारी सहूलत और मुमकिना तौर पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया? क्या पाकिस्तानी शहरियों को वाकई बड़े पैमाने पर ऑनलाइन फ्रॉड, ब्लैकमेलिंग और सेक्सटॉर्शन का सामना है? अगर ये नेटवर्क मुल्क के मुख्तलिफ शहरों तक फैल चुका था तो मुतल्लिका इदारों को इसका इल्म पहले क्यों ना हो सका? इसी पर जी हम बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है इस केस में वकील सफाई हैं और मेंबर कौमी असम्बली भी हैं शेर अफजल मरवत साहब, उनको हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इसके साथ साथ हमें हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट इस्लामाबाद से आमिर बलोच साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। आमिर, आपको भी वेलकम कहते हैं। सबसे पहले शेर अफजल मरवत साहब, आपसे हम आगाज़ कर लेते हैं, चूँकि आप इस केस में वकील भी हैं, तो इतना बड़ा ये नेटवर्क चल रहा था और ऐसी ऐसी सर डिटेल्स सामने आ रही हैं। पहले तो आप बहसियत माहिर कानून भी इसमें थोड़ी सी अपनी राय दें और बहसियत पाकिस्तानी भी राय दें। इतना बड़ा नेटवर्क, इतनी बड़ी तादाद में गैर मुल्की लोग और इतना बड़ा फ्रॉड इस्लामाबाद में कैसे हो रहा था और इस पर आपकी क्या राय है? बहुत शुक्रिया मधु करने का। ये फैसला जो है ये तकरीबन 1 माह कबल हुआ था कि तमाम इदारे जो हैं मिल के जो चाइनीज़ के कॉल सेंटर्स हैं पाकिस्तान में उनकी बेखकनी करेगी। इस हवाले से एक मीटिंग हुआ था। उस मीटिंग में जो मिनट्स मुरतब हुए वो मैंने फिर बाद अज़ा हाई कोर्ट में चैलेंज भी किए थे। तो लिहाजा ये नीयत पहले से थी कि हमने कॉल सेंटर जो हैं वो एलिमिनेट करने हैं। ये जो बातें आप कर रहे हैं कि पाकिस्तानियों को ब्लैकमेलिंग वगैरह वगैरह, ये बात इसलिए गलत बयानी पर मबनी है कि कोई पाकिस्तानी आज तक ब्लैकमेल हुआ ही नहीं है, न किसी ने शिकायत दी है, न कोई इस केस में मुस्तगीस है, यानी इस केस में कोई मुद्दई नहीं है।
अब हुकूमत का बेशक ये ड्यूटी है कि अगर इसकी सरजमीन पे कोई गैर कानूनी काम हो रहा है तो इस हवाले से जो है अमलन इकदाम उठाए। इस केस में जो जिस बिल्डिंग पे छापा डाला गया वो बिल्डिंग जो है वो 2 महीने कबल रेंट पे ली गई और वो ज़ेर तामीर है, उसमें बिजली अभी तक नहीं लगी है। तो लिहाजा ये बिजली के बगैर इतनी बड़ी बातें ये जो आप फरमा रहे हैं, देखिए हुकूमत अगर उनको डिपोर्ट करना चाहती है, हुकूमत मजाज है, डिपोर्ट कर सकती हैं, इसके लिए कोई जवाब तो होना चाहिए। हाँ, ये दुरुस्त जवाब है कि आप ये कहते हैं कि एक शख्स जो विजिट वीजे पे आया है या यहाँ टूरिस्ट वीजे पे आए हैं, वो यहाँ पे कोई वर्क कर रहा है। ठीक है। इस हवाले से आर्गुमेंट्स बनते हैं सरकार के, लेकिन ये साबित करना कि कोई वर्क कर रहा था, कोई एम्प्लॉयमेंट उनका था, कोई जॉब थी उसकी, कोई तनख्वाह थी उसकी, क्योंकि मेरा बहैसियत वकील ये यकीन है कि कोई भी कारोबार जो है पाकिस्तान में, कोई भी गैर मुल्की पाकिस्तानी कवानीन के तहत शुरू कर सकता है, इस पे कोई कदम नहीं है। कारोबार का गैर कानूनी होना ये फिर साबित करना है तफ्तीशी अदारों ने कि इसमें ये इलीगलिटी है। एनीहाउ ये इन इकदामात का तो पता आने वाले वक्त में चलेगा, लेकिन अगर इतनी बड़ी संगीन जराइम का इर्तिकाब हो रहा था तो फिर ये फैसला कि इनको हम बाहर भेजते हैं, वापस अपने मुल्क में डिपोर्ट करते हैं, तो फिर इन जराइम का क्या होगा? यानी मुल्जिमान जो हैं वो ट्रायल फेस किए बगैर चले जाएं। जी। तो इसका मतलब ये है कि आपने उनको भेजना है, वो जराइम की बात जेली आसान भी बनती है। ठीक है। अच्छा, आबिद बलोच साहब, आपने भी गुफ्तगू सुनी है शरीफ मरवत साहब की, तो आपके तो राब्ते भी हैं और आपने ये चीज़ें तहकीकात भी देखी हैं। NCCIA FIA ने अभी तक तहकीकात में क्या बात सामने आई है? कितने लोग जेर हिरासत हैं? क्या कार्रवाई हो सकती है और क्या यही सज़ा होगी इन गैर मुल्कियों की कि इन्हें डिपोर्ट कर दिया जाए या कोई ट्रायल भी होगा इनका फिर? आज देखें, जो शेर अफजल मरवत साहब हैं वो माशाल्लाह बहुत बड़े वकील हैं और फौजदारी के मुकदमात भी देखते रहते हैं। अब इनको ये पता होगा कि इन्होंने कहा कि ये कोई जो मुद्दई नहीं है इस केस में, तो रियासत मुद्दई बन चुकी है। अब ये इस तरह के जो ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं या ऑनलाइन ख़ास तौर पर इन केसेस में आप ये देखें कि जो ऑनलाइन चैट्स हैं जिसमें सेक्स रिलेटेड चीज़ें हैं, मतलब रोमांस और इस टाइप की चीज़ें, जब एक शख्स जो पाकिस्तान में बैठा कोई लड़का है, कोई 18 साल का 20 साल का लड़का है, तो वो इस तरह की जो बातें उनके साथ हो रही हैं, उसके बाद ब्लैकमेल हो गया वो, तो वो हमारे जो माशरा है, हमारे माशरे में तो ये शरीफ मरवत साहब को पता है कि हमारे माशरे में तो रेप के केसेस भी दर्ज नहीं होते। तो ये तो एक ब्लैकमेलिंग का है, तो शर्म के मारे भी लोग ये चीज़ नहीं करते। ये एक उनके एक सवाल है, उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। दूसरा, उन्होंने कहा कि डिपोर्ट नहीं करना चाहिए। अब मसला यह है कि अब इसमें 700 से ज़ायद जो बंदे हैं वो पकड़े हुए हैं, गैर मुल्की हैं, तो सारे मेन हैंडलर नहीं हैं। अब जो FIA जो ज़राए हैं हमारे, हमने FIA के जो मुख्तलिफ जो अफसरान हैं उनसे बात की है, तो उनके मुताबिक सबको डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। इनकी तफ्तीश अभी जारी है। उन्हीं की तफ्तीश की बेस के ऊपर I-10 में छापा मारा गया, उन्हीं की तफ्तीश के बेस के ऊपर जो इनकशाफात हुए हैं G-8 में छापा मारा गया। अब उन्हीं की तफ्तीश की बेस के ऊपर प्रॉपर जो साइबर जो टास्क फोर्स बनाई गई है, जो वज़ीर आज़म साहब की जानिब से बनाई गई है, तो उसमें ज़िली इंतज़ामिया शामिल होगी, FIA, NCCIA, पुलिस और साथ साथ हसास इदारों के जो एहलकार होंगे वो शामिल होंगे। तो वो मिलकर जो मुश्तरका कार्रवाइयाँ अभी इस वक्त ग्रैंड ऑपरेशन जारी है, मुश्तरका कार्रवाइयाँ जारी होंगी। और इतना नहीं कि कराची तक की जो लिस्टें हैं वो भी तैयार कर ली गई हैं। तो ये जो डिपोर्ट वाला मसला है, इसमें मुख्तलिफ जो एम्बेसीज हैं अभी तक किसी को डिपोर्ट नहीं किया। 15 दिन का टाइम दिया गया था, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है
उसमें 15 दिन का कहा गया, 15 दिन के अंदर जो है ना डिपोर्ट किया जाएगा। लेकिन अभी जो मुख्तलिफ एम्बेसीज हैं जिन जिन ममालिक के ये मुल्ज़मान हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन चल रही है। उनके साथ जो ये रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड शेयर किया जाएगा। उनके बाद ही फैसला होगा कि कौन सा बंदा इस मुल्क में ट्रायल फेस करेगा और कौन सा डिपोर्ट किया जाएगा। अब ये जो हैंडलर हैं, जो मेन हैंडलर हैं इस मामले में, जो ये नेटवर्क चला रहे हैं, बहुत बड़ा नेटवर्क है, इसको जो चला रहे हैं, अब इनमें मैक्सिमम जो है उनको रख के उनका तो ट्रायल होगा। ये जो हमारी बात हुई है उनके मुताबिक उनका तो ट्रायल होगा, लेकिन ये सब का तो ट्रायल नहीं करेंगे। बाकी जो छोटे लेवल के हैं, जो सिर्फ या यूज़ हो गए हैं या पैसे के लाल में यहाँ आकर विजिट वीज़े के ऊपर आए या टूरिस्ट वीज़े पे आए और इधर आके इस्तेमाल हो गए, तो उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा और उन्नको सारी ज़िंदगी के लिए ब्लैक लिस्ट भी कर दिया जाएगा। अब इनके खिलाफ FIR ऑलरेडी शेर अफजल मरवत साहब की जो पटिशन थी, जो आइनी रेट इन्होंने दायर की थी, उसी के बाद ही FIR जो है ना लॉन्च की गई है। इन्हीं की इस्तदा के ऊपर अदालत ने हुक्म दिया था, जो थाना कोराल है, थाना कोराल के हदूद में आता है, जो पहला जो केस सामने आया था, तो इन्हीं की इस्तदा के ऊपर अदालत ने हिदायत की थी कि फौरी तौर पर पुलिस जो उधर उस प्लाजे में पहुंची हुई है उनको हटाया जाए और साथ साथ जवाब भी तलब किया गया था। आमिर, क्विकली अगर आप मुझे बता सकें, क्या कुछ ऐसे लोग भी मंजर आम पर आए हैं जिनके साथ फ्रॉड हुआ है, या जिनके साथ आप ये बता रहे हैं कि जो वाकयात हुए हैं, क्या ये लोग सामने आए हैं अभी तक? सर, मैक्सिमम जो लोग हैं, अब हमारे जानने वाले भी ऐसे होते हैं जिनके साथ कॉल आ जाती है, जिनको इन्वेस्टमेंट का हमारे इस मोबाइल के ऊपर जो है ना कॉलें आती हैं। ठीक है। मैक्सिमम हम देखते हैं कि आगे जब बात करते हैं तो वो हमें जो है ना इन्वेस्टमेंट का झांसा दे रहे होते हैं। मैं खुद इस से कई दफ़ा गुजरा हूँ, मुझे कॉल आई है। तो ये सिर्फ एक चीज़ नहीं थी ना, ये ऑनलाइन। अच्छा, मरवत साहब, जैसे कि आपने भी गुफ्तगू सुनी है, आप कह रहे थे कि इसमें अब मुद्दई रियासत है और FIRs भी बताया गया, 2 FIRs भी हो गई हैं और इतने इदारों के इसमें नाम सामने आ रहे हैं शेर अफजल मरवत साहब, फिर उनकी तहकीकात आ रही हैं, इन्वेस्टिगेशन सामने आ रही हैं, तो कुछ ना कुछ तो पीछे होगा। और ऐसे ख़तरनाक किस्म के इंकशाफात सामने आ रहे हैं। 700 गैर मुल्की तहवील में है, 700 से जायद, ये कोई आम चीज तो नहीं हो सकती। कुछ ना कुछ तो दाल में काला होगा शेर अफजल मरवत साहब। देखिए, मैं आपको अर्ज करूंगा, हुकूमत अगर चाहती है कि इनको जो है यहाँ ऑपरेट नहीं करने देना है, कोई कॉल सेंटर नहीं चलने देना है, तो मुझे नफ हुकूमत मजाज है, कर सकती है, वीजे जो है ब्लैकलिस्ट भी कर सकती है। लेकिन जहां तक इसको जस्टिफाई कर, आप 14 फॉरनेट आपके लिए काफी है कि ये शख्स इस वीजे पे नहीं आया था जिस वीजे पे ये काम कर रहा है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि जी यहाँ पे कोई सेक्स स्टेट हो रहा था या कोई किसी को फ्रॉड जो है किसी के साथ हुआ, तो आपको बंदे लाने होंगे, क्योंकि कानून जो है वो सुनी सुनाई बातों पे नहीं होता है कि जी मुद्दई कोई नहीं है और आप कहते हैं कि जनाब ये अगर किसी ने ये सेक्स स्टेट से पैसे कमाने थे तो पाकिस्तान में तो ये नाजायज है, लेकिन चाइना में तो, वियतनाम और ताइवान में तो ये जायज है, तो वो अपने मुल्क में क्यों नहीं कर रहे थे जो इधर आके कर रहे थे। तो लिहाजा ये मैं ये समझता हूँ बैसियत एक कानूनदान के कि अगर ये लोग वाकई में कोई जराइम कर रहे थे तो यकीनन बैसियत एक पाकिस्तानी के मैं उसको डिप्रिकेट करूंगा, लेकिन ये साबित करना होगा कि कोई जराइम है। अदरवाइज जो है, मैं कोई 1.25 साल 1.5 साल से बहुत सारी कंपनीज की वकालत करता हूँ और ये मेरा पेशा है, और इस पेशे में हमारा ये एक प्रिविलेज है कि हम अपने क्लाइंट को डिफेंड करने का एक आईनी कानूनी हक रखते हैं। और मैं शायद अभी भी इसी के हवाले से इतना ही कहूँगा कि वक्त बताएगा कि कौन सच पे था, कौन गलत था। लेकिन ये मैं जरूर कहूँगा कि इन द प्रोसेस जो ये हो रहा है, अब आज भी मुझे पता चला इस्लामाबाद में किसी एक, क्योंकि ये जूं ही चापे पड़ने लगे सारे कॉल सेंटर बंद हो गए, तो अब जिन कॉल सेंटरों में सामान पड़ा हुआ है वो धड़ाधड़ अब ले जा रहे हैं। तो लिहाजा इन चीज़ों की भी रोकथाम करनी चाहिए, क्योंकि बेशक आप ऑपरेशन करें, आप जराइम की बेखनी करें, लेकिन इस दौरान अगर कोई जराइम होते हैं तो इसकी भी रोकथाम होनी चाहिए। बिल्कुल जी, इसकी तहकीकात होनी चाहिए क्योंकि मामला बड़ा है और
यकीनन पाकिस्तान के हवाले से भी इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि पाकिस्तान का नाम भी इससे बदनाम हो सकता है और बहुत से गैर मुल्की इस वक्त तहवील में हैं, तो बिलाशुबह इसकी तहकीकात होनी चाहिए और जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनको सजा भी दी जानी चाहिए। शरीफ मरवत साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आमिर बलोच साहब, आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, फिलहाल एक ब्रेक लेनी है, आप लोग हमारे साथ। वेलकम बैक। वाशिंगटन ने ईरान के खिलाफ तारीख की सख्त तरीन मुआशी पाबंदियाँ आयद करने का ऐलान किया है, जिनकी तफसीलात कल सामने आने वाली हैं, जबकि तेहरान ने भी ये वाज़ेह कर दिया है कि अमरीकी इक़्तिसादी जंग में साथ देने वाले ममालिक को दुश्मन तस्वुर किया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान को मुआशी तौर पर मज़ीद तनहा करने की धमकी दे चुके हैं, जबकि अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट के मुताबिक नई पाबंदियों का मकसद ईरान पर गैर मामूली मुआशी दबाव बढ़ाना है। दूसरी जानिब ईरान ने किसी भी नई पाबंदी के जवाब को तबाहकुन करार देते हुए जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। इस पूरी कशीदगी में आबनाए हुर्मत सबसे अहम महाज बन चुकी है। ईरान पहले ही खबरदार कर चुका है कि खित्ते के ममालिक अगर अमरीकी पाबंदियों का हिस्सा बनते हैं तो उनके मफादात को भी निशाना बनाया जा सकता है, जबकि आलमी मंडी में तेल की सप्लाई और कीमतों पर भी इस सूरत हाल के असरात नुमायाँ हो रहे हैं। इसी पर जी हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर लिया है माहिर पाक अमरीका ताल्लुकात साजिद तार साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। साजिद तार साहब, मामला आगे बढ़ नहीं पा रहा और अब अमेरिका कह रहा है कि मैं कल से ईरान पर नई और सख्त तरीन तारीख की सख्त तरीन पाबंदियाँ लगाने जा रहा हूँ। तो अगर ये पाबंदियाँ लगाई जाती हैं और पहले भी लगाई गई हैं, तो इससे क्या हो जाएगा? अभी तक कुछ रिजल्ट्स तो अमेरिका को नहीं मिल सके अभी तक। मेरा ख्याल है कि इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो एक डेड एंड पे पहुंच चुके हैं, एक ऐसी गली में आ चुके हैं जहां से रास्ता नजर नहीं आ रहा है। ये आखिरी हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ ये मैं अर्ज करना चाहूंगा कि ईरान एक ऐसी कौम है जो पिछले 45 साल से इन सैंक्शंस का वो उनको सामना है। और दूसरी एक नई बात जो आई है सामने कि जब सैंक्शंस ईरान के ऊपर सैंक्शंस का ऐलान किया गया तो चाइना इस दफा खुल के सामने आ चुका है। चाइना ने कहा है कि वी डोंट एग्री विद इट, ये एक यकतरफा पाबंदियां हैं, यूनाइटेड नेशंस को इसमें आना चाहिए। और दूसरा यहाँ पे अर्ज करना चाहूंगा कि अभी भी उम्मीद की किरण मौजूद है, लेकिन नजर आ रहा है कि अमेरिका, जेडी वैंस साहब की स्टेटमेंट, प्रेसिडेंट ट्रंप की स्टेटमेंट्स, और अब मिड टर्म ऑलमोस्ट सर के ऊपर है। अब वो कहते हैं कि हम कंबल को छोड़ते हैं, कंबल हमें नहीं छोड़ रहा। बीबी नेतन्याहू इस वक्त बिल्कुल सबसे ज्यादा काबिल नफरत शख्स ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया में समझा जाता है। इस जंग में फंसाया जो है इजराइल ने है, ज़ायनिस्ट माइंडसेट ने है, उनका इन्फ्लुएंस था। प्रेसिडेंट ट्रंप ने सब समझा कि शायद जिस तरह वेनेजुएला में हम गए हैं, 3 दिन के बाद वहां इजराइल की एम्बेसी खुलेगी, वहां पे शाह ईरान का बच्चा जाएगा और उसके बाद यूक्रेन हमारा होगा, तो उसके बाद हरमूज हमारा होगा। लेकिन मेरे ख्याल में ये सारे जो सारे जो मंसूबे थे वो धरे के धरे रह चुके हैं। इस वक्त सैंक्शंस के बारे में बात तो हो रही है, बिल्कुल एब्सोल्युटली, लेकिन मैं नहीं समझता कि उसका कोई ज्यादा असर होगा। आज भी ईरान की तरफ से IRGC के इस्माइल कानी है, उन्होंने कहा है कि ना जंग है ना अमन है। और बिलखुसूस जिस तरह आपने इब्तदाइये में कहा कि जिन ममालिक ने भी अमेरिका के साथ इन सैंक्शंस के साथ अमेरिका की मदद की, हम इसको ऐलान जंग समझेंगे। तो इट्स नॉट दैट इजी। अब उस खित्ते के अंदर मेरा ख्याल है कि ईरान एक ऐसी पोजीशन पे है कि अगले फैसले ईरान ही वहां किया। अच्छा साजिद तार साहब, जैसे कि आपने जिक्र किया है, अहम शख्सियत जो है वो ईरान का कल दौरा भी कर रही है और इससे पहले पाकिस्तान की एफर्ट्स की वजह से 14 पॉइंट्स का MOU भी साइन हुआ था। दोनों फरीकैन ने अपनी बड़ी कोशिश करके देख ली, वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। तो जब वो मामला बिगड़ जाते हैं तो फिर पाकिस्तान दोबारा से इंटरवीन करता है और फिर दोबारा से एक मेज सजती है और सूरत हाल जो है वो आगे बढ़ती है। आपको क्या लगता है, कुछ चांसेस नजर आ रहे हैं कि सूरत हाल आगे बढ़े? चूंकि इस वक्त तो जंगबंदी 60 रोज़ा जंगबंदी भी जो है वो भी खत्म हो चुकी हुई है, लेकिन अटैक्स नहीं हो रहे एक दूसरे की तरफ। तो क्या ये आने वाले दिनों में ये फ्रीजिंग कॉन्फ्लिक्ट के तौर पर बरकरार रहेगी चीज, या कोई सोल्यूशन निकल सकता है इसका? मुझे उसमें से उम्मीद नजर आती है, क्योंकि इससे पहले हमारे वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो ईरान का दौरा कर चुके हैं। मेरे ख्याल में काफी हद तक उन्होंने कन्विंस कर लिया ईरानी क़यादत को, और उसके बाद हमारे फील्ड मार्शल साहब जा रहे हैं। दर हकीकत अगर देखा जाए तो ईरान भी अब इस जंग से बेजार है। ईरान भी चाहता है इसका हल निकाला जाए। GCC कंट्रीज के ऊपर बहुत ज्यादा मुआशी प्रेशर मौजूद है, और बल्कि यहां तक है कि कई मुमालिक GCC कंट्रीज जो हैं वो ईरान को हरमूज को इस्तेमाल करने के लिए
फीस देने के लिए भी तैयार हो चुके हैं। तो इस डेस्परेशन के अंदर मेरे ख्याल में हमारे फील्ड मार्शल साहब का दौरा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, कन्विंस कर पाएंगे। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे फील्ड मार्शल साहब की जो सबसे बड़ी खूबी है, ही इज अ क्लियर हेडेड पर्सन, ही इज अ वेरी सिंसियर पर्सन, ही इज अ सोल्जर, ही इज अ प्रोफेशनल सोल्जर। और आप देखें कि 1 साल का बुनियानुल मरसूस से आज तक का सफर आप देखें, मक्का पैक्ट को देखा जाए, आज बांग्लादेश उसमें दिलचस्पी ले रहा है, आज इजिप्ट उसको देख रहा है, कतर है, कुवैत है। आप देखें किस तरीके से कि पाकिस्तान एक जंग से निकलकर इस वक्त इस रीजन को लीड कर रहा है। मक्का पैक्ट के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंस हासिल है वो हमारी पाक फौज को है। दुनिया की एक वाहिद फौज है पाक फौज हमारी, जो ना सिर्फ अमेरिकन हथियारों के ऊपर उनकी दस्तरस है बल्कि चाइनीज सिस्टम्स उनके हथियारों में उनको भी समझते हैं। तो मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में हमारे फील्ड मार्शल साहब की मिलिट्री डिप्लोमेसी जो है वो काम करेगी, आसूदगी आएगी। पाकिस्तान का जो हमारा डिफेंस जो है एक प्रोडक्ट बन के उभरेगा और इस खित्ते को ना सिर्फ सेफ बनाएगा, इसकी हिफाजत करेगा। तो साजिद साहब, डोनाल्ड ट्रंप को ट्रॉफी तो अभी तक नहीं मिल सकी जो उन्होंने अपनी आवाम को दिखानी थी। अब बहुत से लोगों का ख्याल था मिड टर्म इलेक्शन से पहले वो जो है इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना चाहते हैं। मिड टर्म इलेक्शंस भी सर पर खड़े हुए। अब जब वो आवाम के पास जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप, तो फिर अपनी आवाम को क्या बताएंगे? इस जंग से वो क्या जीत कर लाए हैं, क्या लाए हैं आवाम के लिए? आपने कहा है कि बिल्कुल वो ट्रॉफी मौजूद नहीं है। ना सिर्फ मैं यहाँ पे अर्ज करना चाहूंगा, ना सिर्फ ईरान की ट्रॉफी उनके हाथ में नहीं है बल्कि इंटरनल इश्यूज आने शुरू हो चुके हैं। यहाँ पे जो हमारे जो अदालतें हैं, यहाँ पे जुडिशरी है, उनकी तरफ से भी 2-3 फैसले ऐसे आए हैं जिन्होंने रिपब्लिकन मेगा बेस को झंझोड़ के रख दिया है। और आपने देखा होगा कनाडा के साथ ट्रेड वार है, वहां पे भी कामयाबी हासिल नहीं है। और फिर उसके बाद जो 75 मुल्कों के ऊपर पाबंदियां थी, कल जो है एक फेडरल कोर्ट ने उसको भी डिनाई कर दिया है, उसको भी खत्म कर दिया है। तो मेरे ख्याल में, और दूसरा डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो इस वक्त पॉपुलैरिटी है 30s में है, तो मेरे ख्याल में ये 30s की पॉपुलैरिटी मिड टर्म उनको कामयाब नहीं कर पाएगी। इस वक्त आपने एक और बात देखी होगी, जेडी वैंस जो वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी डिस्टेंस क्रिएट करना शुरू कर दिया है, जंग के खिलाफ बातें करना शुरू कर दी हैं, इजराइल के खिलाफ बातें करना शुरू कर दी हैं। और मैं समझता हूं सबसे ज्यादा नुकसान इजराइल को जो अमेरिका के अंदर हुआ है कि पब्लिक ओपिनियन चेंज हो चुकी है, कांग्रेस की सपोर्ट खत्म होती नजर आ रही है, बीबी नेतन्याहू इलेक्शन हारते नजर आ रहे हैं। आज भी ईरान ने कहा है कि फलस्तीन का मसला अचीवेबल है और आज बिल्कुल इस वक्त उनके फ्रंट के ऊपर है। और इस वक्त अगर देखा जाए तो इजराइल ना डिफेंड करने की पोजीशन में है, सियासी और डिफेंस दोनों लिहाज से बहुत कमजोर हो चुका है। और जिस तरह का आपने देखा होगा कि अमेरिका ने भी अपने सारे हथियार जो थे, वो खासकर डिफेंस वाले जो थे, इंटरसेप्टर थे, वो सारे जाया कर चुके हैं। तो मेरे ख्याल में सिचुएशन हैज चेंज्ड। और एक नई बात आज हुई है कि रशिया की तरफ से 3 लाख फौज यूक्रेन की तरफ उन्होंने उसको भेजना शुरू कर दिया। तो मेरे ख्याल में वेस्टर्न सिविलाइजेशन की जो पॉलिसीज थी वो कामयाब होती नजर नहीं आ रही हैं। और मिड टर्म इलेक्शन इज अपहिल बैटल। और मेरे ख्याल में ईरानी भी इस चीज को समझते थे, वो इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि प्रेसिडेंट ट्रंप लैम डक प्रेसिडेंट बने, मिड टर्म इलेक्शन हारे और फिर उसके बाद ईरान जो है अपनी मनमानी करे। तो मेरे ख्याल में वो अपने इस स्ट्रेटजी के अंदर कामयाब होते नजर आ रहे हैं। तो तार साहब, अभी तो हम देख रहे हैं हमले तो नहीं हो रहे, बाकायदा अमली जंग तो उस तरह से नहीं चल रही क्योंकि हमले नहीं हो रहे, लेकिन लफ्जी जंग अभी भी चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आबनाए हुर्मुज़ को अमरीकी इलाका जो है वो करार दे दिया है। उधर ईरान ने भी कुछ ऐसे ही किया है। ईरान ने जो कैलिफोर्निया है अमरीकी रियासत, उसको अपना इलाका जो है वो करार दिया है। तो ये क्या, ये किस तरह की लफ्जी जंग है? ये कोई मजाक हो रहा है? ये स्ट्रेटजी का हिस्सा है? ये हो क्या रहा है? दर हकीकत इस वक्त अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया के दौर के अंदर एक चीज सामने नजर आ रही थी। एक जंग थी और इसको 3 जो मुमालिक जो इसके अंदर थे उन्होंने जीतने की कोशिश की है, मीडिया के जरिए जीतने की कोशिश की। इजराइल, ईरान और अमेरिका, तीनों ने अपने अपने अवाम को सेटिस्फाई करना था। अक्टूबर में इलेक्शन इजराइल के हैं, नवंबर में अमेरिका के इलेक्शन है। और वहां पे ईरान में आपको पता है कि इस वक्त IRGC जो है, बिलखसूस जो तदफीन के वह सुप्रीम लीडर की तदफीन के बाद जिस तरीके से IRGC एक ताकत बन के उभरी है, अल्टीमेटली उन्होंने भी अपनी आवाम को सेटिस्फाई करना है। लफ्जी जंग है, सोशल मीडिया पे जंग है, लेकिन दुनिया सफर कर रही है, हरमूस बंद है।
आप देखें रेड सी के अंदर बाबू मंदब का एक इशू है, जी। सऊदी अरेबिया चौक है, जीसीसी कंट्रीज की इकोनॉमी खत्म हो रही है, चाइना सफर कर रहा है क्योंकि ईरान का सारा तेल चाइना जाता था। तो मेरे ख्याल में आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में बहुत जल्द इसका ठीक। सोल्यूशन निकलेगा। और मैं बिलखुसूस जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया है, हमारे फील्ड मार्शल साहब, मैं आपको यहाँ पे एक और बात भी कोट करना चाहूंगा। हमारे फील्ड मार्शल टेम्पा फ्लोरिडा में जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि दुनिया अब हमसे फॉरेन पॉलिसी की क्लासें लेगी, और आज बिल्कुल ऐसे होता नजर आ रहा है। बिल्कुल। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान का उस खित्ते में रोल, पाकिस्तान के ऊपर ना सिर्फ वॉशिंगटन डीसी और चाइना बल्कि सऊदी अरेबिया, ईरान, सबका वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होना इस रिमार्केबल स्टोरी जो आने वाले दिनों में बड़े वार कॉलेजेस में और फॉरेन पॉलिसी के स्कूलों में पढ़ाई जाएंगी। जी। हमारे फील्ड मार्शल साहब ने कहा था हमारी तरक्की लिखी जा चुकी ठीक। है, स्पीड का तयन हमने खुद करना है। और आप बिल्कुल। स्पीड देख लें आज। बिल्कुल जी, कि साजिद तार साहब, आपने आज दुरुस्त दुनिया कहा के कि हर इस वक्त जरीदे- पूरी दुनिया की नजरें जो हैं वो पाकिस्तान पर हैं। फिलहाल के लिए साजिद तार साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो जाता है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।